A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम बात करने जा रहे हैं राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों में ही आपकी मदद करेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब मुगल सल्तनत अपनी रियासत टूटते हुए देखती है, ये वो वाला हिस्सा है। और अगर इस पार्ट की बात करें तो हम अब यहाँ से मुगल को टूटते हुए देखेंगे। बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, पंजाब, मराठास एंड राजपूत। ये कहानी अभी पूरी पंजाब तक होगी। अगला जो पार्ट आएगा वो मराठास और राजपूत के बारे में बात करेगा। उसके बाद कहानी शुरू होगी हमारी विजिटिंग टीम की, जो कि पुर्तगाली से लेके फ्रेंच तक है। अब जरा पूरा मुगल एम्पायर कुछ इस तरह से दिखता था औरंगजेब के टाइम तक, बट जैसे ही औरंगजेब मरा, ये पूरा का पूरा इंडिया कुछ ऐसे दिखने लगा। राजपूत आपको यहाँ दिख रहे होंगे, पंजाब यहाँ पर है, उसके बाद अवध एंड बंगाल। अब अगर इसमें आगे चले तो पहले हम बंगाल से शुरू करते हैं। बंगाल के जो राजा थे उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। वो बने थे 1717 से 1727 तक राजा। उन्हें अपॉइंट किसने किया था? वो थे फारूक शैय्यर। जरा टाइमलाइन देखो, आपको दोबारा याद आ जाएगा पिछले चैप्टर में मैंने क्या पढ़ाया था। फारूक शैय्यर औरंगजेब के बाद, बहादुर शाह के बाद फारूक शैय्यर आए थे। ये वाले नाम आप भूल जाइए, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। अब फारूक शैय्यर ने इन्हें बनाया। इसके साथ इनको उड़ीसा भी मिल गया, तो मतलब बंगाल प्लस उड़ीसा। अब आज का बंगाल और तब का बंगाल में अंतर है। तब के बंगाल में असम, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल तीनों ही आते थे। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इन पे क्या था, एक एज थी कि ये वाला जो एरिया है समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो ये दुनिया से कनेक्ट थे, फॉरेन ट्रेड कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो इस पे इन पे कोई कंट्रोल नहीं रहता था मुर्शिद कुली खान का। मुर्शिद कुली खान इन पे कोई दबाव नहीं बना पाते थे कि तुम ये करो, तुम वो करो, क्योंकि ये तो अपने हिसाब से दुनिया चला रहे थे कि अब इन्हें क्या करना है। गवर्नेंस खुद के अकॉर्डिंग थी। बस कहते थे कि हाँ, हम मुर्शिद कुली खान के अंदर, एम्पायर के अंदर काम करते हैं, बट वो अपना ही इंडिपेंडेंस चला रहे थे। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इनके सक्सेसर थे। अब इनके सक्सेसर में इनका टर्म बहुत ही कम पीरियड का था, मतलब 1 साल का। पर इस 1 साल में कुछ ऐसा कर गए थे कि इतिहास में आज भी इनको पढ़ा जाता है। रीजन क्या है? सिराजुद्दौला के टाइम में जब अंग्रेज ब्रिटिश का फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, मतलब किला बना के उसकी बंदी कर रहे थे, सिक्योरिटी लगा रहे थे किले के चारों तरफ, तो उन्होंने अंग्रेज से सवाल पूछा, आप तो ट्रेडर हो, पहली बात तो ये फोर्ट बनाने का क्या मतलब है, और अगर बनाया है तो उसमें सिक्योरिटी क्यों? अंग्रेजों ने इनसे बहस की, नहीं हमें बनाना है, हमें जरूरत है, ये वो। इन्होंने क्या किया कि एक प्रिजन लिया और उसमें करीबन 100 से ज्यादा अंग्रेज ठूस दिए। आप देख रहे हैं ना, अंग्रेजों को ठूसा जा रहा है। और उस प्रिजन में एक भी खिड़की नहीं थी और उसे बंद कर दिया। सभी के सारे अंग्रेज बुरी तरह सांस ना मिलने के कारण मर गए और उसे कहा गया ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस ब्लैक होल ट्रेजेडी की खबर गई इंग्लैंड पे। वहां से इंग्लैंड से खबर आई कि रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाए और अटैक किया जाए सिराजुद्दौला पे। जैसी सिराजुद्दौला पे लड़ाई हुई तो उस लड़ाई का नाम पड़ा बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जीतने की वजह सबसे बड़ी अंग्रेजों की ये थी, मीर जाफर। मीर जाफर क्या थे? वहां के एक पॉलिटिकल मिनिस्टर थे, मतलब वजीर थे। उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव की मदद की कि अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। आप बदले में क्या चाहिए ये हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक आपको याद रखना है कि सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में हारे थे और उन्हें हराया था रॉबर्ट क्लाइव ने। सन था 1757। और यहां पर मीर जाफर की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अब इसमें आता है अवध। अवध क्या है? अवध एक वो एरिया है जहां आज यूपी और बिहार है। जरा इसको देखिए, मैं आपको यहां पर आपको अवध दिख रहा होगा अच्छी तरह से। यहां पर आपको पूरी तरह से ध्यान होगा, यहां पर यूपी आता है पूरा और यहां से इसका फिर बिहार वाला क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्या था कि पहले जो राजा बने वो थे सादत खान बुरहान उल मुल्क। इनको रंगीला ने अपॉइंट किया था। रंगीला कौन था? मोहम्मद शाह। दूसरा नाम था ना मोहम्मद शाह का रंगीला। यहां पर आपको याद रखना है। फारूक शैय्यर के बाद शाहजहां सेकंड के बाद मोहम्मद शाह। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी। यहां पर भी वो अपनी मर्जी खुद चलाते थे। रीजन क्या था कि ये जो एरिया था बहुत फर्टाइल था। यूपी बिहार की लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, प्लेन एरिया होता है, तो यहाँ पर भी वो अपनी मर्जी चलाते थे, मतलब कोई मुगलों की बात सुन ही नहीं रहा था। चलो वो गए। उसके बाद इनके सक्सेसर आए, उनका नाम था साउजू-उद-दौला। साउजू-उद-दौला 1754 से 1775 तक राजा बने। देखिए यहाँ पर गैप है, पर आपको जो मैं बता रहा हूँ उतना ही याद रखना है। तो जो इनके सक्सेसर थे वो शाह आलम के अंडर
और मीर कासिम के अंडर बक्सर की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस लड़ाई की वजह क्या थी? अंग्रेज इनकी अवध वाली जगह पर कब्जा करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि मुगल एम्पायर से आप हमारी मदद करें, और बंगाल के राजा से कहा मीर कासिम से हमारी मदद करें। पर इस लड़ाई में सौजुद्दौला हार गए और इन्हें अपनी सबसे बड़ी एरिया देना पड़ा, वो था इलाहाबाद एंड करू। इसके बाद ब्रिटिश से ट्रीटी एक साइन हुई। ट्रीटी साइन हो तो गई, पर जब वो हार हुई तो वो हार हुई क्यों? देखिए, जब यहाँ पे सौजुद्दौला बुरी तरह से हार गए थे, तो मीर कासिम इनका सहारा बने कि यार अंग्रेजों को घेर लेते हैं। पर मीर कासिम की कहानी कुछ अलग ही थी। मीर कासिम थे बेटे मीर जाफर के। जरा ये वाली स्लाइड याद है आपको? मैंने कहा था कि सिराजुद्दौला को हराने में सबसे बड़ी वजह थी मीर जाफर। मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, तो मीर जाफर के बेटे थे मीर कासिम। मीर जाफर को राजा बनाया गया था बंगाल का सिराजुद्दौला के बाद। वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। पर अब अंग्रेजों को बंगाल चाहिए था, तो अगर बंगाल चाहिए तो उन्हें कहीं ना कहीं मीर कासिम को हराना पड़ेगा। जब मीर कासिम हारेगा तभी उनको बंगाल मिलेगा, और इसके साथ उनको मिल रहा था अवध। तो ये पूरी लड़ाई की कहानी थी। यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हैदराबाद पे। उसके राजा थे निजाम उल मुल्क असफ जहां। अब इन्हें किसने बनाया था? रंगीला ने। भाई तुम यहाँ पर राज करो। तो रंगीला ने दो लोगों को राजा बनाया। पहले कौन थे? निजाम उल मुल्क, जो कि हैदराबाद के राजा थे। और दूसरे कौन थे? कि हमारे सादत खान बुरान। तो इन दोनों को रंगीला ने ही बनाया था राजा। सादत खान है अवध के, निजाम उल मुल्क हैं हमारे हैदराबाद के। ये बात आपको याद रखनी है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। निजाम हैदराबाद, सादत खान अवध। किसने बनाया? रंगीला ने। यहां तक बात हो गई क्लियर। अब इनकी कहानी में सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने गवर्न किया, वो भी अपनी कंडीशन में करते थे। कोई मुगलों की तो कोई सुन नहीं रहा था। इसके बाद आती है कहानी कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में कुछ खास जानने के लिए नहीं है, बस इतना जान लो कि आज का जो तमिलनाडु है वो था कर्नाटक, और इसके जो राजा थे उसका नाम था सादतुल्ला खान। इसके बाद कहानी आती है मैसूर की। मैसूर के दो इंपॉर्टेंट राजा थे, वो थे एक हैदर अली और टीपू सुल्तान। दोनों ही बहुत ब्रेव थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही ब्रेवरी से लड़े। और इसमें हम कहानी शुरू करते हैं फिर हैदर अली से। हैदर अली ने अपना राज्य जो चलाया वो 62 से 82 चलाया, मतलब करीबन 20 साल। उन्होंने वही थे जिन्होंने पॉपुलराइज किया था मैसूर को। पर इनकी कहानी इतनी सिंपल नहीं है। ये पहले एक सिपाही थे वोइदर डायनेस्टी में, एक कैपिटल डब्ल्यू कर लीजिएगा, वोइदर डायनेस्टी। उसमें एक राजा थे। वोइदर डायनेस्टी क्या थी? वोइदर डायनेस्टी मैसूर को संभालती थी, मैसूर को संभालती थी। तो उन्होंने क्या किया? दगा कर ली मैसूर की डायनेस्टी से, वोइदर डायनेस्टी से, और वहां पर खुद ही राजा बन गए। जब वो खुद ही राजा बन गए तो एक बार इनकी लड़ाई हुई मराठा से। तो इन्होंने एक जगह है श्रीरंगपट्टनम, तो ये जगह है यहाँ पर आपको साउथ में यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस पे इन्होंने मराठास को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। जब इन्होंने हराया तो उनको टाइटल दिया गया फतेह हैदर बहादुर। और इन्होंने ये जो मैसूर का पूरा थ्रोन है पूरी तरह से कब्जे में ले लिया। और इन्होंने यहाँ पर मैसूर में दो एंग्लो वॉर लड़ी, और लड़ते लड़ते वो ब्रिटिश के हाथों मारे गए। यहां तक कहानी खत्म होती है हैदर अली की। आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने राज किया 1782 से 99 तक मैसूर में। अब यहाँ पर ये बेटे कैसे थे? हैदर अली के। इनकी खास बात ये थी कि इनकी हर चीज बेहतरीन थी। कमाल का एडमिनिस्ट्रेशन था, इकोनॉमी को बहुत अच्छा देखते थे, इंडस्ट्री को ग्रो करना रखते थे, अपना एक नया कॉइनेज सिस्टम बनाया था, नए वेट स्टैंडर्ड बनाए थे, एक नया कैलेंडर बनाया था। सभी चीजों में ये प्रोग्रेस कर रहे थे। और ये वो समय था कि मैसूर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। यही नहीं, ये मात्र एक स्टेट था जो कि यूरोपियन लाइंस में रिकॉग्नाइज था। लोग जानते थे कि ऐसी कोई जगह है, और यहाँ पर इनका ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था। इन्होंने अपने नेवी के जहाज, पोर्ट्स, इन सबको भी डेवलप किया। अपनी एम्बेसी बनाई ईरान और तुर्की और फ्रांस में। इसके बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट लिया, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन तब वहां चल रहा था यूरोप में। इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का साथ देते हुए एक ट्री ऑफ लिबर्टी एक सेरिंगपट्टनम में बनाया। इसके बाद इन्होंने जैकोबिन क्लब था एक,
उसमें उन्होंने साथ दिया। अब जरा वहां पर जैकबिन क्लब के बारे में बात करूं, जैकबिन क्लब वो एक क्लब है जैसे कांग्रेस पार्टी या कुछ है, ऐसे ही फ्रांस में एक क्लब था जैकबिन क्लब जो कि रिवॉल्यूशन के लिए फेमस था वहां पर। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है, एंग्लो मैसूर वॉर में इनकी फाइनली डेथ हो गई। यहाँ तक की कहानी होती है टीपू सुल्तान की खत्म। इसके बाद आता है पंजाब पर। पंजाब कहाँ था? पंजाब यहाँ पर जहां आज हम देखते हैं, तो उसमें लाहौर वाला हिस्सा भी आता था जो कि पाकिस्तान में आज। अब इसमें हम देखें तो पंजाब जो है ये रंजीत सिंह के अंदर आता था 1792 से 1839, इन्होंने ही फाउंडेशन रखी थी। वो बिलोंग करते थे सुकरा चक्सा मिसल से। अब ये जो सिख हैं जो सरदार हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, बस आप इतना याद कीजिए ये इससे रिलेट करते थे, थोड़ा मुश्किल नाम है। और उन्होंने अपना राज्य कैसे बिठाया था? लाहौर अमृतसर को कैप्चर करके। इनकी एक खास बात और है कि जो गोल्डन टेम्पल आप अमृतसर में देखते हैं ना, उसमें जो आपने सोने का डॉम देखा होगा, तो वो जो डॉम है वो इन्होंने ही बनवाया था। इसके बाद इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर करी और अंग्रेजों से सलाह करी जो सतलुज रिवर है वो बाउंड्री का काम करेगी। तो ये यहां तक की कहानी थी हमारी पंजाब की। अब इसके बाद हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मराठास के बारे में। मैं उससे पहले कहना चाहूंगा दो बहुत ही बेहतरीन किताब हैं, द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग एंड द अवेकन योरसेल्फ विद इन। ये दोनों ही किताबें एसएसबी के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये जो किताब है मैंने इसको अभी आधी ही पढ़ा है, सेल्फ इमेज तक पढ़ा है, और ये किताब आपकी ओएलक्यू डेवलप करने में बहुत मदद कर सकती है, मेरा ये मानना है। अगर आपको पसंद आए तो आप इस किताब को पढ़ें, ये फैक्टर 2 के अलावा आपकी सारी चीजें डेवलप कर देगी। अब इसके बाद ये जो किताब है डायरेक्टली एसएसबी की है, इसको लिखा है रुद्रा, इनका ये पेन नेम है, और ये अपनी लाइफ को लेके चलते हैं जिसमें इन्होंने सब चीजें कवर करते हुए चला और बताया कि फॉर्मेशन ऑफ एक राइट कैंडिडेट कौन होता है जो रिकमेंड होता है। यहाँ होता है वीडियो का एंड। मेरे लिए कोई मैसेज हो हैशटैग करके वार्ष्णेय करके आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। जय हिंद।